हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं लॉज ऑफ लर्निंग विच वर गिवन बाय एडवर्ड ली थॉर्नडाइक। ये टॉपिक बीएड, डीएलएड, बीए एजुकेशन, एमए एजुकेशन, सीटेट, यूपीटेट, नेट और टीचिंग एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग पढ़ रहे हैं तो थॉर्नडाइक के लॉज को समझना बहुत ज़रूरी है। आज की क्लास में हम समझेंगे थॉर्नडाइक का इंट्रोडक्शन, देखेंगे ट्रायल एंड एरर थ्योरी, समझेंगे प्राइमरी लॉज ऑफ लर्निंग, देखेंगे सेकेंडरी लॉज ऑफ लर्निंग, देखेंगे इसके एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस, देखेंगे उनको रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के साथ को रिलेट करेंगे। देन मैं आपको कुछ रिवीजन पॉइंट्स भी दूंगी। सब कुछ इजी लैंग्वेज में समझते हैं, तो क्लास को एंड तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं एडवर्ड ली थॉर्नडाइक के बारे में। थॉर्नडाइक एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। उन्होंने लर्निंग की फील्ड में बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन दिया है। उन्होंने एक थ्योरी दी को हम कहते हैं ट्रायल एंड एरर थ्योरी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग इंसान या एनिमल गलतियां करता है, फिर उन गलतियों से सीखता है, मतलब लर्निंग बाय ट्राइंग अगेन एंड अगेन। एग्जाम्पल सोचिए, एक छोटा बच्चा साइकिल चलाना सीख रहा है। पहले बैलेंस बिगड़ता है, गिरता है, दोबारा ट्राई करता है, फिर धीरे धीरे सीख जाता है। यही है ट्रायल एंड एरर थ्योरी। थॉर्नडाइक ने इसी थ्योरी के बेसिस पर लर्निंग के कुछ लॉज दिए हैं, जिसे हम कहते हैं लॉज ऑफ लर्निंग। तो लॉज जो हैं वो दो पार्ट्स में डिवाइड हैं, प्राइमरी लॉज एंड सेकेंडरी लॉज। प्राइमरी लॉज है हमारे पास लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, then law of effect. Secondary laws हैं law of primacy, law of recency, law of intensity of stimulus, law of multiple response, law of set attitudes, law of analogy and assimilation, law of associative shifting and law of partial activity. तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं लॉ ऑफ रेडीनेस, जो कि प्राइमरी लॉज के अंदर आता है। The law of readiness is also known as law of motivation. According to this law, when an individual is ready to learn, he learns more quickly, easier and with greater satisfaction. यानी कि लॉ ऑफ रेडीनेस को मोटिवेशन का लॉ भी कहा जाता है। इस लॉ के अकॉर्डिंग जब लर्नर मेंटली और फिजिकली रेडी होता है तो लर्निंग जल्दी और इफेक्टिव होती है। अगर लर्नर रेडी नहीं है तो लर्निंग प्रॉपरली नहीं होगी। No amount of efforts can make the child learn if the child is not ready to learn. The teacher should first make the child mentally prepared, then the child will be ready to acquire the knowledge more effectively. यानी टीचर को पहले बच्चों को मोटिवेट करना चाहिए ताकि बच्चे जो हैं नॉलेज को एक्वायर करने के लिए रेडी रहें। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ ऑफ लर्निंग। विदाउट द लॉ ऑफ रेडीनेस neither the teacher nor the student can do any justice in achieving the objectives and targets of education. यानी कि बिना रेडीनेस के ना ही टीचर ना ही स्टूडेंट जस्टिस नहीं कर सकते हैं ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में। रेडीनेस एंड विलिंगनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोथ टीचर्स एंड दी स्टूडेंट्स। अगर एक स्टूडेंट फॉर एग्जांपल अगर एक स्टूडेंट क्लास में इंटरेस्टेड है, मेंटली प्रिपेयर है, उसका मूड लर्निंग का है, तो वो जल्दी समझेगा। लेकिन अगर स्टूडेंट टायर्ड है, स्ट्रेस में है, फोर्सफुली पढ़ रहा है, तो लर्निंग इफेक्टिव नहीं होगी। टीचर डायरेक्टली डिफिकल्ट टॉपिक स्टार्ट कर देता है, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट का माइंड प्रिपेयर नहीं होता है, रिजल्ट क्या निकलता है, स्टूडेंट बोर हो जाते हैं, कंसंट्रेशन कम हो जाता है। लेकिन अगर टीचर इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस पूछे, प्रीवियस नॉलेज रिवाइज करवाए स्टोरी या एग्जांपल्स के साथ, तो रेडीनेस क्रिएट होती है। तो लर्निंग के लिए विलिंगनेस ज़रूरी है। मोटिवेशन लर्निंग को इम्प्रूव करता है। फोर्सफुल लर्निंग इफेक्टिव नहीं होती। टीचर को चाहिए कि वो चाइल्ड को मेंटली प्रिपेयर करे पढ़ाने से पहले। अब आते हैं इसके एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस की तरफ। फर्स्ट, मोटिवेशन। द टीचर मस्ट मोटिवेट द स्टूडेंट बिफोर टीचिंग अ लेसन सो दैट लर्निंग में क्विकर, ईजियर एंड इफेक्टिव। यानी टीचर को लेसन स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स को मोटिवेट करना चाहिए। एग्जाम्पल, अगर टीचर पॉल्यूशन चैप्टर पढ़ा रहा है तो वो पहले करंट इन्वायरमेंटल इश्यूज डिस्कस करे बच्चे के साथ, ताकि बच्चा मोटिवेट हो, उसमें इंटरेस्ट डेवलप हो उस टॉपिक को लेकर। देन इंटरेस्ट। टीचर मस्ट arouse the interest or readiness of the pupil. In teaching any topic, he must tap their previous knowledge, arouse interest for the new topic through suitable questions and then announce the aim of the new lesson. यानी टीचर को स्टूडेंट का इंटरेस्ट डेवलप करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैथ क्लास में पजल्स यूज़ करना, साइंस क्लास में एक्सपेरिमेंट्स दिखाना। देन टू डेवलप क्यूरियोसिटी। Curiosity is essential for learning, hence the teacher should arouse curiosity for learning so that the pupils feel ready to imbibe the new experiences. यानी क्यूरियोसिटी लर्निंग का इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जब बच्चों में वाई और हाउ आता है तब रियल लर्निंग होती है। एग्जाम्पल, टीचर पूछे स्काई ब्लू क्यों होता है, उसके बाद स्टूडेंट क्यूरियस होंगे इसको लेकर। देन टू डेवलप कंजीनियल एटमॉस्फेयर।
इट इज़ थ्रू द कंजीनियल एटमॉस्फेयर द इंटरेस्ट एंड द क्यूरियोसिटी ऑफ द लर्नर कैन बी अराउज्ड। यानी कि क्लासरूम इन्वायरमेंट फ्रेंडली और पॉजिटिव होना चाहिए। अगर क्लास में फेयर होगा तो लर्निंग वीक होगी। तो अगर किसी स्टूडेंट को ज़बरदस्ती इंजीनियरिंग करवाई जाए और उसका इंटरेस्ट आर्ट्स में हो तो रेडीनेस नहीं होगी। रिजल्ट क्या निकलेगा? बच्चे को स्ट्रेस होगा, उसकी परफॉर्मेंस लो होगी और वो डिससेटिस्फाई रहेगा। तो लॉ ऑफ रेडीनेस से हमने समझा कि यहाँ पे रेडीनेस पे फोकस किया गया, यानी कि विलिंगनेस टू लर्न। मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्ट क्रिएट करना ज़रूरी है बच्चे को पढ़ाने से पहले, और फ्रेंडली इन्वायरमेंट होना चाहिए। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ एक्सरसाइज। दिस लॉ इज़ ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ प्रैक्टिस और लॉ ऑफ यूज़ एंड डिसयूज़। यानी कि इस लॉ को लॉ ऑफ प्रैक्टिस और लॉ ऑफ यूज़ एंड डिसयूज़ भी कहा जाता है। This law is based on the proverb practice makes a man perfect. According to the law, learning becomes efficient through practice or exercise. यानी कि practice makes a man perfect. जितनी practice होगी उतनी learning strong होगी। अगर practice बंद हो जाए तो learning weak हो जाती है। For example, the lesson once learned must be repeated again and again. It will provide sufficient exercise to mind. For example, अगर आपने कोई lesson पढ़ा और अगर आप उसको बार बार repeat कर रहे हो तो वो आपके mind में ज़्यादा वक्त तक रहेगा। This law is further split into two parts, that is law of use and law of disuse. थॉर्नडाइक कहते हैं कि law of use को when a modifiable connection between a situation and a response is made, other things being equal, the connection strength is increased. यानी कि जब किसी एक्टिविटी को बार बार रिपीट किया जाता है तो कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होता है। एग्जाम्पल, डेली राइटिंग प्रैक्टिस, डेली स्पीकिंग प्रैक्टिस, डेली रिवीजन, इससे क्या होगा? इंप्रूवमेंट आएगी। देन लॉ ऑफ डिसयूज, व्हेन अ मॉडिफाइबल कनेक्शन इज नॉट मेड ओवर अ लेंथ ऑफ टाइम द कनेक्शन स्ट्रेंथ इज डिक्रीज्ड। यानी अगर किसी स्किल का यूज़ नहीं होता तो वो वीक हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 2 साल तक इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस ना करें तो फ्लुएंसी कम हो जाएगी आपकी। डेली राइटिंग से हैंड राइटिंग इम्प्रूव होती है, और अगर आप डेली राइटिंग नहीं कर रहे, काफ़ी टाइम के बाद राइटिंग करोगे तो आपकी हैंड राइटिंग जो है वो पुअर होती जाएगी। दिस मीन्स दैट एनी एक्ट दैट इज़ नॉट प्रैक्टिस फॉर सम टाइम ग्रेजुअली डिकेज, एनीथिंग दैट इज़ नॉट यूज्ड, एक्सरसाइज और प्रैक्टिस फॉर अ सर्टेन पीरियड टेंड्स टू बी फॉरगॉटन और बिकम्स वीक इन स्ट्रेंथ, एफिशिएंसी एंड प्रॉम्प्टनेस। यानी थॉर्नडाइक ने कहा अगर रिपीटेशन नहीं होगा तो फॉरगेटिंग इंक्रीज होगी, इसलिए टेबल्स रिपीट करते हैं, डेफिनेशंस रिवाइज करते हैं, स्पेलिंग प्रैक्टिस करते हैं ताकि वो ज़्यादा वक्त तक हमें याद रहें। In brief, we may say that repetition helps in learning and its absence causes forgetfulness. That's why people have to repeat formulas, arithmetic tables, spelling lists, definitions in order to learn in a better way. तो अब हम डिस्कस करते हैं इसके एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस। फर्स्ट एजुकेशनल इम्प्लीकेशन है डेवलपमेंट ऑफ गुड हैबिट्स। इफ गुड एक्ट्स एंड एक्शंस आर रिपीटेड अगेन एंड अगेन देन दे बिकम हैबिट। देयरफॉर टीचर मस्ट मेक यूज ऑफ दिस प्रिंसिपल इन माइंड वाइल एजुकेटिंग द स्टूडेंट। यानी कि अच्छी हैबिट्स रिपीटेशन से बनती हैं। अगर आप अच्छे एक्शन जो हैं बार बार रिपीट करोगे तो वो आपकी आदत में आ जाएंगे। तो टीचर को चाहिए कि इस प्रिंसिपल को वो अपने माइंड में रखे बच्चों को पढ़ाते वक्त, जैसे कि डिसिप्लिन, पंक्चुअलिटी, रीडिंग हैबिट वगैरह वगैरह। देन रॉन्ग एंड बैड हैबिट्स, वी ऑब्जर्व दैट सम चिल्ड्रन आर इन द हैबिट ऑफ नेल बाइटिंग, थम सकिंग एट्सेट्रा। द टीचर शुड आस्क दो स्टूडेंट्स to repeat this habit unconsciously. These bad habits should be eradicated. यानी कि बैड हैबिट्स को अवॉइड करके उन्हें वीक किया जा सकता है, जैसे कि नील बाइटिंग, स्कूल लेट आना वगैरह। देन मैथमेटिक्स इज डिपेंडेंट होली ऑन प्रैक्टिस। अर्थमेटिक टेबल्स, फॉर्मूलाज, डेफिनेशन शुड बी लर्न ओनली विद द हेल्प ऑफ प्रैक्टिस। उसके बाद आता है हैंड राइटिंग। बाय डूइंग कॉन्स्टेंट प्रैक्टिस करने के बाद हैंड राइटिंग जो है बच्चे की वो इंप्रूव हो जाती है। देन डिफरेंट स्किल्स लाइक जैसे कि टाइपिंग हो गया, शॉर्ट हैंड हो गया, प्रिंटेड हो गया, म्यूजिक, डांस जो कि ये सब प्रैक्टिस के थ्रू इंप्रूव किया जा सकता है। देन एलिमेंट ऑफ फॉरगेटफुलनेस, इस लॉ को अप्लाई करने के बाद जो एलिमेंट है फॉरगेटफुलनेस का उसको आप काफ़ी हद तक ख़त्म कर सकते हैं। करेक्ट प्रोनाउंसिएशन हैज़ टू बी लर्न बाय प्रैक्टिस, और जो इनकरेक्ट प्रोनाउंसिएशन है आप उसको अनलर्न कर सकते हो बाय अवॉइडिंग इट्स रिपीटेशन। थॉर्नडाइक ने बाद में रिवाइज किया इस लॉ को। अकॉर्डिंगली इट इज़ एक्सेप्टेबल दैट प्रैक्टिस डज नॉट बिंग इम्प्रूवमेंट इन लर्निंग बट इट itself is not sufficient. Always practice must be followed by some reward or satisfaction to the learner. The learner must be motivated to learn. यानी बाद में थॉर्नडाइक ने कहा कि सिर्फ प्रैक्टिस इनफ नहीं है, प्रैक्टिस के साथ रिवॉर्ड, इंकरेजमेंट, सेटिस्फैक्शन भी होना चाहिए। अगर स्टूडेंट डेली स्टडी करता है लेकिन कोई अप्रिसिएशन नहीं मिलता तो मोटिवेशन कम हो सकता है, इसलिए इंकरेजमेंट इंपॉर्टेंट है। तो प्रैक्टिस स्ट्रेंथन्स लर्निंग है ये। उन्होंने कहा प्रैक्टिस नहीं होगी तो फॉरगेटफुलनेस हो जाएगा, रिपीटेशन बहुत ज़रूरी है, मोटिवेशन भी ज़रूरी है। In brief, we may say that law of exercise is very useful not only in educational conditions and situations, but this law is also very helpful in life situations as well. अब आते हैं इसके तीसरे लॉ की तरफ, that is law of effect.
इट इज़ ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ प्रेशर एंड पेन और लॉ ऑफ सेटिस्फैक्शन एंड लॉ ऑफ अनोयंस भी कहा जाता है इसको. There are few activities which give happiness and there are few which give unhappiness or pain to the individual. This law shows that a thing which gives pleasure is easily learned. यानी कि जो चीज़ें हमें प्लेजर प्रोवाइड करती हैं वो आसानी से याद हो जाती हैं और जो चीज़ हमें ट्रबल देती है वो आसानी से याद नहीं होती. थॉर्नडाइक इस लॉ को एक्सप्लेन करते हैं कि when a modifiable connection between a situation and a response is made and is accompanied or followed by a satisfying state or of affairs, the connection strength is increased. But when made and is accompanied by the annoying state of affairs, its strength is decreased. यानी कि जो एक्सपीरियंसेस सेटिस्फेक्शन देते हैं वो इजीली लर्न हो जाते हैं और जो पेनफुल होते हैं वो अवॉइड किए जाते हैं. Hence, it is obvious from the above discussion that the satisfying result provide power and strength, whereas जो painful experiences होते हैं वो situation और response के बीच में जो bond होता है उसको कमज़ोर कर देता है. अगर टीचर स्टूडेंट की प्रेज करता है तो स्टूडेंट और अच्छा परफॉर्म करता है, लेकिन अगर टीचर इंसल्ट करे तो स्टूडेंट पार्टिसिपेशन कम कर देता है. जब किसी रिस्पॉन्स के बाद सेटिस्फेक्शन मिलता है तो रिस्पॉन्स स्ट्रॉन्ग होता है और जब अनॉयंस या पनिशमेंट मिलता है तो रिस्पॉन्स वीक हो जाता है. थॉर्नडाइक रिवाइज्ड दिस लॉ इन 1930 एंड अकॉर्डिंग टू दिस रिवीजन ही स्टेटेड दैट रिवॉर्ड स्ट्रेंथन द रिस्पॉन्स. उन्होंने कहा कि अगर रिवॉर्ड जो है वो हमारे रिस्पॉन्स को स्ट्रेंथन करता है, लेकिन जो पनिशमेंट है डिडंट ऑलवेज, वो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा हमारे रिस्पॉन्स को कमज़ोर ही करे. देन ही प्लेस मोर एम्फेसिस ऑन द रिवॉर्ड एस्पेक्ट देन ऑन द पनिशमेंट एस्पेक्ट ऑफ द लॉ ऑफ इफेक्ट. हम आते हैं इसके एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस की तरफ. फर्स्ट इम्प्लीकेशन है good habits can be formed in children by associating them with praise and reward. At the same time undesirable and bad habits can be removed by associating them with punishment. यानी कि रिवॉर्ड एंड प्रेज पर फोकस किया गया है. टीचर को प्रेज और रिवॉर्ड यूज़ करना चाहिए. देन एज अ फेलियर इज accompanied by a discouraging emotional state, it should be avoided. The evaluation system should be so modified that nobody is called a failure. A student may pass in 4 subjects out of 7. He should be given a certificate to that effect and encouraged to appear again in the other 3 subjects. यानी कि excessive harsh discouragement create ना किया जाए. जैसे टर्म है फेलियर वो ना यूज़ किया जाए क्योंकि वो बच्चे को कहीं ना कहीं डिस्करेज करती है. अगर बच्चे ने 7 में से 4 सब्जेक्ट भी पास किए हैं तो उसको उसका सर्टिफिकेट देना चाहिए और उसको इनकरेज करना चाहिए कि वो आगे बाकी जिन सब्जेक्ट्स में वो फेल हुआ है उसमें दोबारा अपेयर करे. Then educational guidance should be provided to all pupils so that no pupil become a misfit in any subject or educational course. यानी कि स्टूडेंट को प्रॉपर एजुकेशनल गाइडेंस मिलनी चाहिए. देन पनिशमेंट शुड बी अवॉइडेड एज फार एज पॉसिबल. पनिशमेंट प्रोड्यूसेस अ नेगेटिव इफेक्ट एंड इट कॉजेज डिस्करेजमेंट एंड इट एलिमिनेट द रिस्पॉन्स इन ड्यू कोर्स. यानी कि पनिशमेंट को अवॉइड करना चाहिए. पनिशमेंट जो है वो नेगेटिव इफेक्ट क्रिएट करती है बच्चे के माइंड में. देन कॉम्पिटिशन स्पिरिट शुड बी अराउज्ड अमंग द स्टूडेंट बिकॉज ऑफ दिस लॉ. और इस लॉ की वजह से बच्चों के अंदर एक हेल्दी कॉम्पिटिशन डेवलप होता है. कंपटीशन लर्निंग को इम्प्रूव करता है. उसके बाद 1930 में थॉर्नडाइक ने लॉ को रिवाइज़ किया. उन्होंने कहा रिवॉर्ड रिस्पॉन्स को स्ट्रॉन्ग करता है लेकिन पनिशमेंट हमेशा रिस्पॉन्स को वीक नहीं करती, इसलिए उन्होंने रिवॉर्ड पर ज़्यादा फोकस दिया है. तो जैसे कि आज स्कूल में एप्रिसिएशन, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, सर्टिफिकेट, स्टार्स, बैजेस इस लॉ पर ही बेस्ड हैं. तो आज के लिए बस इतना ही. इसके नेक्स्ट वीडियो में हम इसके सेकेंडरी लॉज डिस्कस करेंगे. उम्मीद करती हूँ आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा और अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है. थैंक यू सो मच.